हेलो फ्रेंड्स, इन बियॉन्ड बुक्स एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूं आशीष पचवानी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 के बारे में। आई होप सो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, और ये हमारा आखिरी 2 पार्ट होगा। मतलब पार्ट 5 एंड पार्ट 6 में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो अगर आप इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सो एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इन डिटेल। तो पहले तो हमें ये जानना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या। ओके, सो भारत के किसी भी राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत ही जरूरी चीज होती है। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट इज द DPSP, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर द गाइडलाइन और 15 प्रिंसिपल गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूट। मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनको भारत के संविधान ने 15 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के नियम दिए हैं भारत के राज्यों को, भारत देश ने, टू बी केप्ट इन द सिचुएशन वाइल फ्रेमिंग लॉ एंड पॉलिसी। ये नियम क्यों बनाए गए हैं? ताकि भारत का हर राज्य अपनी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए अपने अपने नियम बना सकता है। ओके, हालांकि वो नियम किसकी मंजूरी से होंगे? केंद्र सरकार की मंजूरी से होंगे। ओके, आप देख सकते हो कि दिल्ली में गवर्नमेंट अलग है, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वैसे ही तो उन लोगों का मैनेजमेंट अलग होगा। वैसे आप देख कर सकते हो कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार बनी हुई है और उनके अलग अलग नियमों के अनुसार वो लोग क्या करते हैं, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, दिल्ली में बरसों से मेट्रो चल रही है, गुजरात में अभी शुरू हो रही है। तो ये आप देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि गवर्नमेंट किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहती है और पैसों का कहां इस्तेमाल करना चाहती है। इनके लिए भी नियम बनाए गए जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। दिस प्रोविजन कंटेन इन अ पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। आप इसको गूगल कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 36 से लेकर 51 तक के नंबर तक के ये जो 15 के 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ये भारत के आर्टिकल्स जो हैं राज्य की नियम और राज्य व्यवस्था बनाने के लिए बनाए गए हैं कि किसी भी स्टेट में किस तरह से किन नियमों का अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और किस तरह से किसी भी प्रिंसिपल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हालांकि राज्य व्यवस्था प्रिंसिपल को किसी भी नियम को बदलने से पहले किसकी परमिशन लेगी? उस राज्य के हाई कोर्ट की। ओके, सो ये हर एक राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे कि अपने राज्य में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीके का नियम बनाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सो प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ टू एस्टैब्लिश अ जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री। मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए कि हम इस राज्य में सिक्योर हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं और गवर्नमेंट भी अच्छी है, इस तरह का सेटिस्फेक्शन हो। इसलिए भारत की राज्य व्यवस्था, किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था या राज्य सरकार अपने अनुसार नियम बना सकती है, बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार और उस राज्य के हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी होना बहुत ही आवश्यक है। The principle have been inspired by the directive principle given in the Constitution of Ireland. ओके, तो इस नियमों को कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि भारत के संविधान से लिए जाते हैं कि नियमों में बदलाव किस तरह से होंगे और नियमों में बदलाव आप किन किन नियमों में बदलाव कर सकते हो। तो आप कुल 6 तरीके के जो नियम हैं जिनमें बदलाव कर सकते हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। बट इन नियमों का बदलाव किन चीज़ों के लिए होना चाहिए? तो सोशल जस्टिस मतलब कि समाज में सबको न्याय मिले इसके लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि लोगों के भले करने के लिए, एंड फॉरेन पॉलिसी के आप किस राज्य में किस देश में जाना चाहते हो और उस देश के साथ आपके कैसे व्यवहार होने चाहिए। हालांकि भारत के अन्य देश के साथ संबंध भी हो सकते हैं और भारत के किसी राज्य के भी अन्य देश के साथ संबंध हो सकते हैं। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने रशिया या फिर जापान की गवर्नमेंट को बुलाया कि आप हमारे स्टेट में इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, ये प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करके दो, ये मशीनरी हमें दो। ओके, तो राज्य सरकार ये भारत सेवा के अन्य देशों के साथ कांटेक्ट कर सकती है, बट हालांकि इसमें भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी बहुत ही जरूरी है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है ये तो हमें समझ में आ गया कि राज्य सरकार अपने व्यवस्था को आराम से चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करवाती है लोगों से और नियमों में बदलाव करती है। ओके, सो इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसे हमारे पास कुल 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी, एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसी एंड हेल्थ पॉलिसी। बट इनको बनाया किसने था, इनको अप्लाई किसने करवाया? तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर टू रूल द रिगिम दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उस पर रूल करने के लिए कुछ नियम व्यवस्था तो उस राज्य के हाथ में होनी ही चाहिए।
इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, मतलब इससे क्या बनाना था, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी स्वतंत्रता देना था, वो भी संविधान के नियमों का उपयोग कर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको गिव रीजन दिया हुआ है 3rd या 4 नंबर का कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इनकम्प्लीट है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के। अब देखो इस लाइन को समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब कोई भी इंसान पॉलिटिक्स में जा सकता है, नेता बन सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ओके, अब कास्ट किसके साथ जुड़ी हुई है, समाज के साथ। ओके, और समाज के साथ साथ किसी भी पार्टी को बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा, मतलब कि इकोनॉमिक। तो अगर समाज में इकोनॉमिक मतलब कि लोगों को पैसा कमाने की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कि सोशल डेमोक्रेसी, मतलब कि आप समाज में भेदभाव कर सकते हो, अपने हिसाब से धर्म अपना सकते हो, मतलब कि लोगों को सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी नहीं आपने नहीं दी, मतलब पैसे कमाने की भी स्वतंत्रता नहीं दी, समाज में धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से धर्म को अपना सकते हो, ये जो स्वतंत्रता अगर आपने लोगों को नहीं दी तो पॉलिटिकल स्वतंत्रता मतलब कि राज्य में नेताओं को भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ओके, तो किसी भी राज्य में डेमोक्रेसी में, देश में अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिए तो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। इन दोनों के बिना, मतलब कि सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इन दोनों के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो इनकम्प्लीट है, मतलब कि नेताओं का जो संगठन होता है, किसी भी पार्टी का जो ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको गिव रीजन में पूछा गया, तो तभी भी आप पूछे तो आप ये टॉपिक पूरा ये पैराग्राफ लिख सकते हो। द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, हमें जिस तरह का देश चाहिए, जिस तरह के देश की हम लोग गणना करते हैं कि हमारा देश अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ओके, इस तरह के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, तो उस तरह की सोसाइटी हम जो सोचते हैं, इस तरह की सोसाइटी हम लोग बना भी सकते हैं। जैसा हमारा विजन है, जैसी हमारी सोच है, उस सोच को हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, राज्य के नियमों का अप्लाई करके, सोच समझ कर। राज्य अगर चाहती है कि हमारे यहाँ पे अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए तो राज्य सरकार कड़क नियम बना सकती है कि अगर जो कोई भी इंसान अगर कचरे के डिब्बे में कचरा नहीं फेंक रहा, रोड पे कहीं आसपास में कचरा फेंक रहा है, तो उसको 10,000 तक का फाइन देना पड़ेगा, 1,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। जब नियम व्यवस्था थोड़ी कड़क होगी तभी ही उन नियमों का पालन सही तरह से होगा और हमारा जो विजन है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एक्चुअली अ डायरेक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत का जो संविधान है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा, मतलब कि नियमों के द्वारा एक रास्ता दिखाता है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट को, कि किस तरह से आपको नियमों को एडॉप्ट करना चाहिए, नियमों को एस्टैब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि कंट्री में एक यूनिटी तो रह ही रहे बट कंट्री के लोग उन नियमों को समझे और पालन भी करें, ताकि इनसे क्या हो, समाज में एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट हो, लोगों में एक अच्छी लाइफ जीने की एक इच्छा जागे। अब कौन से नियमों में गवर्नमेंट बदलाव कर सकती है और कौन से नियमों को कंट्रोल करती है, तो पहली है प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, फिर इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी, एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसी एंड हेल्थ पॉलिसी। मतलब इन 5 चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखती है राज्य व्यवस्था, जो आपको हर राज्य में अलग अलग मिलेगी। इसमें आज हम सिर्फ 2 पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। ओके, एंड दिस प्रिंसिपल डायरेक्टिव आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट 5 सेक्शन, जिसमें सबसे पहले आपके सामने है प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या है, सबसे पहली चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। अब देखो इकोनॉमिक मतलब कि पैसा कमाना, संपत्ति के साथ जुड़ी हुई टॉपिक के बारे में। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग द ऑल क्लासेस, चाहे कोई भी क्लास का इंसान क्यों ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सबको वेलफेयर मतलब कि भारत के राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उनको भला भी होगा, बट उनको जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी संपत्ति है, कुदरती संपत्ति है, भारत की संपत्ति, वो रिसोर्स सबको इक्वल मिलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उनके साथ। ओके, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, नदी पर्वत हो, एनिमल हो, ओके, इन सबको देखने का, इन सबको हेल्प करने का जितना हम सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किया गया है। आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हो, खा फिर सकते हो, ओके, तो ये आपको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उनमें बदलाव भी कर सकते हैं कुछ समय के अनुसार। ओके, एसेट्स एंड प्रोडक्शन मतलब कि संपत्ति को बनाना, एसेट्स मतलब कि मिलकत, जैसे आप देखो कि हमारे पास ट्रेन है, एयरपोर्ट्स हैं, ओके, बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, बड़े बड़े किले हैं, ये हमारी एसेट्स है, ताजमहल है, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारी संपत्ति है। वैसे ही हम लोग कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं,
कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं जिनको हम दुनिया में बेच सकें, जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकें। ओके, सो एसेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप। मतलब कि संपत्ति को कमाना, मतलब कि आप अपनी संपत्ति भी कमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप देश की संपत्ति को ही गिनो। किसी इंसान को संपत्ति कमाना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, उसको सेल करना, ऐसी पावर किसी एक इंसान को, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सर्टेन ग्रुप, कुछ ग्रुप को नहीं दी गई, बल्कि सारे लोगों को इक्वल चांस है। अगर कोई इंसान मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मोबाइल सेल कर रहा है, तो आपको भी इतना राइट है कि आप अपनी मोबाइल की दुकान ओपन कर सकते हो। अगर कोई स्कूल चला रहा है तो आप अपनी भी स्कूल ओपन करवा सकते हो, चला सकते हो। ओके, बट नियमों के अनुसार, हर एक चीज में नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नियम के बेस पर ही है प्रिंसिपल सारे के सारे नियम। ओके, तो राज्य व्यवस्था क्या कर सकती है, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेगी कि आप इक्वली कोई भी संपत्ति बना सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, या किसी भी चीज को बेच सकते हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर लोग समान काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी कैसी मिलेगी, समान मिलेगी, इक्वल मिलेगी। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो या वुमन हो। ओके, अब आप सोचोगे सर इक्वल सैलरी तो होती नहीं है, तो वो डिपेंड होती है बेटा आपके एक्सपीरियंस पे, आपके काम पे, कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। अगर एक मजदूर पूरे दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, सेम काम अगर एक मैन और वुमेन करे, तो दोनों को राइट है वो इक्वल पेमेंट ले, इक्वल पैसे ले, क्योंकि दोनों ने काम भी सेम किया है। ओके, और दोनों ने सेम इक्वल अपने एफर्ट्स लगाए उस काम को पूरे करने में। तो दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, सेम टाइम दे रहे हैं, तो दोनों को पेमेंट भी सेम मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, तो पेमेंट में डिफरेंट हो सकती है। अदरवाइज दोनों को इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये नियम बनाया गया है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। ओके, सो अगर सब लोग एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे हैं, सिमिलर काम कर रहे हैं, तो सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। रिसोर्सेज और एसेट्स को इक्वली सबके बीच में डिवाइड किया गया है, और आप रिसोर्स का इक्वली इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर द लेबर्स, मतलब जो भी लेबर्स हैं, जो भी मजदूर करते हैं लोग, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको काम करने से डिफिकल्टी होती है, या फिर कोई भी काम जो इंसान ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर करता है, उन सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और सामने सामने काम करने के बदले उनको क्या मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। फाइनेंशियल कंस्टेंट द मैन वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ओके, चाहे बच्चे यंग बच्चे हो, या फिर अगर हम बात करें मैन हो वुमेन हो यंगस्टर हो, वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको अच्छी सैलरी तो मिलनी चाहिए, बट काम करने वाली जगह अनहाइजेनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब बुरी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, उनका हेल्थ अच्छा रहे, इसलिए वो काम जगह कैसी होनी चाहिए, एकदम अच्छी और एकदम स्वस्थ साफ सफाई वाली होनी चाहिए, बदबूदार और गंदी जगह नहीं होनी चाहिए। ये नियम बनाया गया। सो रिटॉर्ट शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। आप इनके साथ अनहाइजेनिक प्लेस पे, गंदी जगहों पे काम नहीं करवा सकते किसी भी वर्कर से। ये उनकी हेल्थ खराब होगी तो उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी, उनको बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, अगर वो अनहाइजेनिक प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो प्लेसेस शुड बी हाइजेनिक, मतलब कि एकदम अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहां पे भी आप काम कर रहे हो। स्टेट शुड बी प्रमोट अ कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट बाय लेबर। कोऑपरेशन मतलब कि एक यूनिटी बनी हुई जो होनी चाहिए सारे वर्कर की। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक यूनिटी होती है, उनका एक लीडर होता है। ओके, तो ये भी एक राइट है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस या आपके लीडर आपको सही से पैसे नहीं दे रहे हैं, आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं महंगाई के हिसाब से, तो आप अपना कोऑपरेशन बना सकते हो, आप अपनी एक यूनिटी बना सकते हो, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। ओके, चाहे किसी भी मैनेजमेंट में काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी में काम करते हो, हर एक लेबर को अपने यूनियन बनाने की आजादी है और यूनियन में जुड़ने की आजादी पूरी पूरी दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, हर बच्चों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जिन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिन बच्चों का शोषण होता है, जिन औरतों का शोषण होता है, यंगस्टर्स का शोषण होता है, कहीं ना कहीं आपने रैगिंग देखी होगी कॉलेज में, तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं क्या होती है, दिमाग पे और सोसाइटी के लोगों पे एक नेगेटिव इफेक्ट करती है। ओके, तो बच्चों के साथ, यूथ के साथ, या किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर सही से कोई तरह का व्यवहार नहीं हो रहा, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ओके, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। एंड टू लिव इन अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, उन सबको इक्वल राइट है कि वो हेल्दी लाइफ जिए, अच्छे एनवायरनमेंट में जिए। इसके लिए गवर्नमेंट, राज्य सरकार, मतलब भारत की जो राज्य, हर एक राज्य की सरकार है, वो कड़क नियमों को भी बना सकती है। ओके, जैसे अगर हम एक बात करें तो गुजरात सरकार के अंतर्गत गुजरात के अंदर लिक्वर मतलब कि दारू बेचना इलीगल है,
वही चीज आप राजस्थान में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां पे तो लीगल माना जाता है। तो ये राज्य सरकार पे डिपेंड है कि वो किस तरह के नियम बनाती है, वो राज्य सरकार पे डिपेंड है कि वो नियमों को बदल भी सकती है और नियमों को कड़क भी कर सकती है। रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू द वुमन। जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट हो, जिसके 5 मंथ 6 मंथ हो चुके हो, ओके, तो उनको अपनी जॉब से रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि आप उनको जॉब से निकाल दो। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस विच इज हैपन विद द एवरी वुमन एट द आफ्टर सम एज। कुछ एज के बाद ये एक प्रोसेस होती है जो हर एक वुमन को इस एज में से गुजरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि डिलीवरी के दौरान, मतलब कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए उससे कुछ वक्त पहले और उसके कुछ वक्त बाद तक, 6 महीने 8 महीने या 10 महीने के टाइम तक उस वुमन को मैटरनिटी लीव, मतलब कि आराम करने के लिए छुट्टी दी जाए। साथ ही साथ उनको इंश्योरेंस भी मिले, उनको बोनस भी मिले और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी चलती रहे और उनकी सैलरी भी कट ना हो। ये उनके लीगल राइट्स है, ये उनका हक है हर एक वुमन का कि वो किसी भी कंपनी में काम कर रही हैं उनको ये राइट्स मिले। और ये नियम किसने बनाए? भारत सरकार ने। और हर एक राज्य सरकार इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकती है। क्लियर है? तो ये कुछ नियम थे। सेकंड, अगर हम बात करें टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप अगर गांव में रहते हो तो आप लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन कर सकते हो, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन एंड प्रोहिबिटेड द स्लॉटर। अब देखो, साइंटिफिक चीजों को हमें एडॉप्ट करना है, हमें नई नई चीजों को एडॉप्ट करना है। स्लॉटर मतलब कि गाय हत्या जो है, गायों को हम लोग मार देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार पेपर में, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, गायों को मार के उनका मांस खाते हैं। तो जो स्लॉटर है, एनिमल को मारने का और उनकी जो हत्या करने का जो नियम है, ये कड़क तरीके से बंद होना चाहिए। और ये करना एक इलीगल है और ये पनिशेबल क्राइम है। ओके, और उनकी जो चीजें जैसे कि यूजफुल मिल्क है, उनमें से आप अलग अलग चीजें बनाकर उनको बेच सकते हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूसिंग अ कैटल ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फॉर द लिवस्टॉक ब्रीड लाइक अ डोंकीज, बुलोक, काउ फॉर हेल्पिंग द स्लॉटर। बाकी के जो एनिमल हैं उनसे भी आप बहुत बार देखिए काम करवाते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को भी करना बहुत ही बड़ा जुर्म है, पाप है। आपको कोई आजादी नहीं है कि आप इस तरह का काम करो कुछ पैसों के लिए। ओके, आपको इकोनॉमिक राइट है, आपको पैसे कमाने का राइट है, बट किसी भी तरह के एनिमल को मारना, पीटना, उसको मार के उससे पैसे कमाना, ओके, उसका शोषण करना, ये आपको कोई राइट नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारे विलेजर्स जो हैं उनके पास गाय वगैरह होती है तो उनका दूध निकाल कर बेचते हैं। तो ये एक तरह की लीगल प्रोसेस मानी गई है। इनके सिवा आप एनिमल्स को सेल कर सकते हो, ओके, एनिमल्स को खरीद सकते हो, बट उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। ओके, उनकी केयर नहीं करते हो, उनको मारते पीटते हो, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज मानी गई है लॉ में। ओके, मैं पर्टिकुलरली हैंड्स की बात नहीं कर रहा, फिश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक मीट की तरह, फूड की तरह इस्तेमाल होता है। डोंकी, बुलोक, काऊ, इन सारी चीजों को हमने कई बार बहुत सारे एग्जांपल्स में देखे हैं कि इनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ओके, जो एक इलीगल क्राइम माना गया है इंडिया में। इक्वल लीगल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स मतलब सबको लीगल राइट्स है। अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि आपको लॉयर के पास जाना पड़े, पुलिस के पास जाना पड़े, तो आप सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। स्टेट शुड ऑर्गेनाइज द फ्री लीगल सर्विस। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लॉयर के पास नहीं जाते, तो आप गवर्नमेंट लॉयर के पास जा सकते हो। कोई भी इंसान जिसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, इनकैपेबल है, गरीब है, पुअर है, तो वो इंसान बिना पैसों के भी फ्री लीगल सर्विसेज यूज कर सकता है, लॉयर की हेल्प ले सकता है, किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, उसको इक्वल न्याय मिलेगा। ये कुछ नियम थे जो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जुड़े हुए थे। सेकंड हम देखें तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू द सोशल पॉलिसी। समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका अभी तक ग्रो नहीं हुआ, जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, जो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे। तो ऐसे वीकर सेक्शन के लोग जो गांव में हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिसे हम कहते हैं एससी, शेड्यूल ट्राइब मतलब कि ये लोग प्रजाति के लोग हैं जिसे हम आदिवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब। ओके, एंड बैकवर्ड क्लासेस जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास घर नहीं है, अच्छा खाने पीने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, ऐसे बैकवर्ड क्लास के लोग जिनको एजुकेशन भी नहीं मिलता और जिनके पास पैसे भी नहीं है, इन सबको राइट्स प्रोवाइड किया गया है राज्य सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार इनके लिए अच्छे नियम बनाती है ताकि इनको फ्री में एजुकेशन मिल सके, इनको अच्छी खासी इनकम मिल सके, इनको काम दिलाती है और इन लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश भी करती है। हर एक राज्य सरकार अपने राज्य में कोशिश करती है कि इन लोगों की लाइफ अच्छी बने।
दे शुड बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। इन लोगों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है भारत सरकार की, उनका सामाजिक तरह से शोषण ना हो, कोई भी इंसान इनको ज्यादा काम करवा के कम सैलरी ना दे, इन तरह का शोषण से और अन्याय से इनको बचाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। भारत के हर लोगों के लिए एक ही नियम व्यवस्था होनी चाहिए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब आप किसी भी तरह का जुर्म करो, अगर आपने एक जुर्म किया है, एक वही जुर्म पीएम ने किया है या सीएम ने किया है, दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। समाज में सबको एक ही नजर से देखा जाएगा। thereby dispensing and the administering justice to all which should be taken the concern by state। ओके, तो राज्य सरकार इन नियमों में बदलाव तो कर ही सकती है, बट उनको न्याय दिलाने के लिए बदलाव कर सकती है, न्याय में बदलाव नहीं कर सकती। न्याय तो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा। ओके, बट अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को बहुत जरूरत है, इनको जल्दी से न्याय देना चाहिए, क्योंकि ये इनको न्याय देने में अगर विलंब कर लिया या फिर बहुत देर हो गई तो शायद इनको न्याय ना मिले, तो राज्य सरकार बाकी के पेंडिंग जो केस है उनसे पहले इन लोगों के केस सॉल्व कर सकती है या फिर उन केस को स्पेशल ऑफिसर्स को भी दे सकती है कि इन केसेस को सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये राज्य व्यवस्था के हाथ में होता है कि वो क्या कर सकती है कि किसी भी केस में किसी भी इंसान के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उनको न्याय प्रोवाइड करे। स्टेप शुड बी टेकन फॉर सोशल जस्टिस इन मैटर ऑफ मैरिज। अब देखो, जैसे कि बहुत सारे सोशल जस्टिस होते हैं समाज में, जैसे कि आपने देखा होगा शादी विवाह, डिवोर्स, एडॉप्शन, बच्चे को एडॉप्ट करना, जुवेनियल, मतलब कि आपने जुवेनियल के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, संपत्ति के केसेस देखे होंगे, भाई बहन के केसेस देखे होंगे, ओके, मर्डर के केसेस देखे होंगे। तो ऐसे सारी जो चीजें हैं जो समाज में अव्यवस्था फैलाता है, समाज के लोगों को परेशान करता है, लोग इससे परेशान होते हैं, तो ऐसे नियमों का भी सॉल्यूशन किया जाता है राज्य के अंदर। दिस स्टेप शुड बी मेकन द प्रोविजन फॉर द सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर। इन सबको दूर करना, इन सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम सबसे ज्यादा एजुकेशन को स्प्रेड करें, लोगों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, ताकि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो और लोग अपनी लाइफ अच्छी बेटर तरीके से जीने की कोशिश करें। सो लोगों को काम देना शुरुआत किया राइट टू एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, इन एसपीएस सिचुएशन में है कि क्या करना है कुछ पता नहीं है, जिनकी दिमागी व्यवस्था या शारीरिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, गरीब लोग हैं, इन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है हर एक राज्य के अंदर। ओके, हालांकि ये नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन कितना होता है या कितना नहीं ये हर एक इंसान को पता है, बट ये मैं सिर्फ नियमों की बात कर रहा हूं कि नियम कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने नियम बनाए गए हैं। सिमिलरली इसमें अगर हम आगे देखें तो ये टॉपिक जो है अभी यहीं पे 2 टॉपिक खत्म हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी बाकी नहीं है। बाकी 3, 4 और 5 टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया और कितने आपके डाउट्स रहे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।